बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शान अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ऐसे मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोर्स। आज बेसिकली हम 9th की फिजिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक्स, और जिसके अंदर पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.1 फोर्स। आज हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन फोर्स को डिस्कस करने से पहले जो चैप्टर का टाइटल है जो कि डायनामिक्स है, पहले हमें उसको देखना पड़ेगा कि डायनामिक्स क्या चीज है। अब डायनामिक्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इस वर्ड की बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि असल में ये वर्ड आया कहाँ से। अगर हम थोड़ा सा इस वर्ड की बैकग्राउंड में चलें तो जो सबसे पहले हमारे सामने वर्ड आता है दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें मैकेनिक्स का पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या चीज है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अगर मैकेनिक्स की बात की जाए तो सिर्फ 3 वर्ड्स के अंदर इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। वो 3 वर्ड्स क्या हैं? लिसन केयरफुली। कहते हैं द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। है कोई मुश्किल चीज इसमें? अब अगर इसको प्रॉपरली हमने डिफाइन करना हो तो हम यूं भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मतलब वही है कि ऐसी साइंस की ब्रांच या ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन का मुताला करते हैं, हरकत का मुताला करते हैं, उसको हम नाम देते हैं किसका? मैकेनिक्स का। अब मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जिस बंदे ने काम किया उसका नाम है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने और भी बहुत सारे काम किए। अगर मैथमेटिक्स में चले जाएं तो कैलकुलस जो लिखी हुई है सारी की सारी वो न्यूटन की है। न्यूटन के साथ एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लिबनिस, लेकिन ज्यादा काम उसके अंदर न्यूटन का था। इसके अलावा उसने 4 लॉज दिए मैकेनिक्स के अंदर, 3 लॉज ऑफ मोशन और एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसने ये बोला कि इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी तरह की मोशन पाई जाती है तो आप उस मोशन को इन 4 लॉज की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये कि छोटी बात नहीं कि कोई भी इंसान 4 बातें कहे और बोले कि इस यूनिवर्स में जितनी भी तरह की मोशन पाई जाती है आप उसको इन 4 बातों की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन से पहले एक और साइंटिस्ट था गैलीलियो, जिसने इस फील्ड के अंदर काम किया, लेकिन मैकेनिक्स का फादर जिसको माना जाता है तो उसका नाम है न्यूटन। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए मैकेनिक्स की आगे 2 ब्रांचेस हैं, एक का नाम है काइनेमेटिक्स और दूसरी का नाम है डायनामिक्स। अब आपने जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा वो सारा का सारा काइनेमेटिक्स है, और वहां पे भी मैंने आपको बताया कि काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है और काइनेमेटिक्स क्या होती है। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो बेसिकली सारा का सारा डायनामिक्स है, इस चीज की डिस्कशन है। तो चलिए एक बार फिर हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क है। तो कहते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। कहते हैं काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं, बट इसकी वजह को जाने बगैर, हम इस मोशन की वजह नहीं जानते कि ये मोशन क्यों हो रही है या इस मोशन को कौन परफॉर्म करवा रहा है, इस वजह को जानने बगैर हम बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं। जैसे आपने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा तो हमने देखा कि वो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ हम डील करते हैं कि पहले एक बॉडी इस पोजीशन पे है, कुछ टाइम बाद वो मूव करके दूसरी पोजीशन पे चली जाती है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, क्या वेलोसिटी है उसकी, क्या एक्सेलरेशन है, इस तरह की चीजें डिस्कस करते हैं। मतलब ये सादा लफ्जों में कि हम ये देखते हैं कि बॉडी कैसे मूव कर रही है, ये नहीं देखते कि बॉडी क्यों मूव कर रही है। बात समझ गए?
अब हम आते हैं डायनामिक्स पे। कहते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद इन इट्स काज। कि डायनामिक्स के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी वजह के साथ कि ये मोशन क्यों हो रही है या इस मोशन को कौन परफॉर्म करवा रहा है। जब हम इस बात पे आते हैं कि ये मोशन क्यों हो रही है या इस मोशन को क्यों परफॉर्म करवा रहा है, कौन परफॉर्म करवा रहा है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है जिसका नाम है फोर्स। इसका मतलब है कि डायनामिक्स की जब भी ओपनिंग होती है तो सबसे पहले हमें फोर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है कि फोर्स क्या चीज है। तो चलिए फोर्स देख लेते हैं कि फोर्स क्या चीज है। आसान लफ्जों में इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, आपने बड़ी ध्यान से समझनी है। अगर ये फोर्स समझ आ गई तो फिर आगे वाली सारी कहानी भी समझ आ जाएगी। कहते हैं इट इज एन एजेंसी which produces or try to produce motion in a body। पहले यहां तक मैं रुकता हूं। कहता है ये एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा अमल है जो किसी बॉडी में मोशन पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है। अब जरा इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि मोशन पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है, इससे क्या मुराद है। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जैसे ये पेंसिल ही है, मान लें कि यहाँ पे ये पेंसिल पड़ी हुई है। मैं क्या करता हूँ, इस पेंसिल के एक पॉइंट पे मैं एक अमल अप्लाई करता हूँ तो ये पेंसिल इस पेज के ऊपर ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब देखिए ये पेंसिल यहां से मूव करके यहाँ पे आ गई। अब जो मैंने इस पेंसिल के ऊपर अमल अप्लाई किया है जिसकी वजह से ये पेंसिल मूव करके इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई है, उसको नाम दिया जाता है फोर्स का। बात समझ गए। अब देखिए इस केस में जो मैंने अमल अप्लाई किया उसने बॉडी के अंदर मोशन पैदा कर दी, तो ये जो अमल अप्लाई हुआ है मेरे हाथ के थ्रू इस पेंसिल के ऊपर, दैट इज नोन एज फोर्स। अच्छा, अब ये तो मोशन पैदा हो गई। अब मोशन पैदा करने की कोशिश करती है, इसका क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक दीवार है, आप उस दीवार पे हाथ रख के उसको ऐसे पुश करने की कोशिश करते हो। जब उस वॉल को आप पुश करने की कोशिश करते हो तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या वो वॉल अपनी जगह से मूव करती है, तो आंसर है नो, वो अपनी जगह से मूव नहीं करती। लेकिन आप अपने हाथ के थ्रू उस वॉल के ऊपर, उस दीवार के ऊपर जो अमल लगा रहे हो, दैट इज नोन एज फोर्स। पहले केस में देखें, पेंसिल के केस में आपने मोशन पैदा कर दी, लेकिन वॉल के केस में आप मोशन पैदा कर नहीं पाए, लेकिन आपने कोशिश तो की है ना। वो जो कोशिश है आपकी मोशन पैदा करने के लिए, उसको नाम दिया जाता है फोर्स का। अब हम थोड़ा सा इसी का एक और एस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आर, या इसको यूं भी डिफाइन किया जाता है विच स्टॉप्स आर ट्राई टू स्टॉप मोशन ऑफ ए बॉडी। ये किसी बॉडी की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। अब देखिएगा इससे क्या मुराद है। जैसे आपके घर में कोई आपका छोटा बहन भाई है, उसके पास एक छोटा सा टॉय है, एक गाड़ी है छोटी सी, वो उसको चाबी देके जमीन के ऊपर छोड़ता है तो वो टॉय चलने लगता है। आप क्या करते हो, आप आगे ऐसे हाथ रख देते हो। जैसे ही आप हाथ रखते हो तो वो जो टॉय है वो रुक जाता है, जो पहले चल रहा था। इसका मतलब है कि जो बॉडी मूव कर रही थी, आपने अपने हाथ के थ्रू एक अमल अप्लाई करके उसकी मोशन को क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, अब ये रोक दिया, मोशन को रोक दिया है फोर्स ने। अब दूसरी बात करते हैं, ट्राई टू स्टॉप मोशन ऑफ ए बॉडी। यह बॉडी की मोशन को रोकने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने से एक गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, आप आगे जाके स्लो स्पीड से मूव करती हुई आ रही है, आप आगे से जाके उसको रोकने की कोशिश करते हो दोनों हाथों से फोर्स लगा के। क्या वो गाड़ी रुक जाएगी? आंसर है नो, क्योंकि गाड़ी की पावर आपकी पावर से ज्यादा है, तो वो गाड़ी आगे मूव करती रहेगी स्लो स्पीड के साथ। लेकिन आपने अपने हाथों के थ्रू अमल अप्लाई करके जो कोशिश की है, उस कोशिश का नाम है फोर्स।
पहले केस में, खिलौने के केस में आपने बॉडी की मोशन को रोक दिया, लेकिन दूसरे केस के अंदर, कार वाले केस के अंदर आप गाड़ी की मोशन को रोक नहीं पाए। तो लिहाजा फोर्स एक ऐसा अमल भी है जो बॉडी की मोशन को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है, इट आल्सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है ये फोर्स। ऐसे जैसे आपके सामने एक फुटबॉल आ रहा है, जो प्लेयर है उसकी तरफ फुटबॉल आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अपने पाँव के साथ फुटबॉल को फ्लिप करता है, तो फुटबॉल की मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो लिहाजा फोर्स बॉडीज की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज करती है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे आ जाएं तो बुनियादी तौर पे दो तरह की फोर्सेस हैं, कॉन्टेक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। जब दो बॉडीज फिजिकल कॉन्टेक्ट में होती हैं तब उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको हम नाम देते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस का। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं जब उनके दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो, व्हेन दे आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। अच्छा, अब इसको मिसालों से समझते हैं। जैसे अगर कांटेक्ट फोर्स पे आए तो पहली फोर्स है नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल जब भी लफ्ज आता है मैथ्स में या फिजिक्स में तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। अच्छा, अब मैं जरा समझाता हूँ थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये एक बुक पड़ी हुई है, मान लें ये किताब है। अब इस किताब का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसको W से जाहिर किया गया। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, इसी चैप्टर के अंदर हम आगे चल के पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर इस वेट को मैं एक्शन फोर्स मान लूं तो इसका रिएक्शन भी होगा जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। आप देखिए वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड है। अब ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है इस बुक के परपेंडिकुलर, इस फोर्स को नाम दिया जाता है नॉर्मल फोर्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे दूसरी फोर्स है प्रोपल्शन या थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अब ये कौन सी फोर्स है? जैसे कि आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर कि रॉकेट को किस तरह से लॉन्च किया जाता है स्पेस के अंदर। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है, तो बहुत तेजी से यहाँ से गैसेस जल के निकलती हैं बाहर की तरफ, एक स्पीड के साथ, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। और जिस स्पीड के साथ ये गैसेस निकलती हैं जल के यहाँ से, उसी स्पीड के साथ रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, अब रॉकेट जिस फोर्स की वजह से अपवर्ड मूव करता है उसको बोला जाता है थ्रस्ट फोर्स या प्रोपल्शन फोर्स। अच्छा, उसके बाद आते हैं फोर्स, जो तीसरी फोर्स है उसके ऊपर, जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक सरफेस है और उसके ऊपर एक हैवी ब्लॉक पड़ा हुआ है। एक पर्सन है वो इस साइड पे आता है और इसके ऊपर फोर्स लगाता है और इसको मूव करवाता है इस सरफेस के ऊपर। अब इस फ्लोर के ऊपर, इस फ्लोर की सरफेस और इस ब्लॉक की सरफेस के दरमियान एक रेजिस्टिव फोर्स पाई जाएगी। उस रेजिस्टिव फोर्स को हम नाम देते हैं किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का। अब हम बात कर लेते हैं आगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में सबसे पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है बच्चों? ऐसी फोर्स जो इस कायनाती डेकोरेशन के लिए, जो इस यूनिवर्स की डेकोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस कायनात की डेकोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कायनात की डेकोरेशन का मतलब ये है कि आपको जितने भी आसमान पे स्टार्स नजर आ रहे हैं, प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं, जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है मूव कर रहे हैं किस फोर्स की वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कायनाती डेकोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये फोर्स, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे सन है हमारा, सूरज है मान लें, वो दरम्यान में, तो जमीन उसके गिर्द चक्कर काट रही है एक ऑर्बिट के अंदर।
अब जमीन इस सन के ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाती, क्यों? क्योंकि सन ने जमीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ, जमीन ने भी सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ। तो ये जो फोर्स है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जमीन सन के ऑर्बिट को छोड़ के ना जाए, उस फोर्स को नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ये दो मैसेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर दो मैसेस के दरमियान फासला बढ़ेगा तो ये फोर्स कम होती चली जाएगी। अब आगे आते हैं हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। अब चार्जेस आसान लफ्जों में समझ लो कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलर चार्ज, एक जैसे चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जो डिफरेंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब इसकी आसान रियल लाइफ एग्जांपल देखो। जैसे आपके पास एक कॉम्ब है, एक कंघी है। जब आप उसको बालों में अपने रब करते हो 5 मिनट के लिए, फिर आप उस कॉम्ब को कागज के छोटे छोटे पीसेस के करीब या डस्ट पार्टिकल्स के करीब लेके आओ, तो वो कंघी जो है वो इन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। क्यों? सवाल पैदा होता है क्यों? इस वजह से क्योंकि इस कॉम्ब के ऊपर क्या आ चुका है? चार्ज। तो ये जिस फोर्स की वजह से इन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। मैग्नेटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो मैग्नेट्स के दरमियान पाई जाती है। जैसे मैग्नेट्स, आसान लफ्जों में मैं अगर बताऊं तो ये मकनातीस होता है। जैसे अगर आपने छोटे खिलौने देखे हो जो बच्चों के खेलने वाले, वो खिलौने जिनके अंदर मोटर होती है या जिनके अंदर स्पीकर होता है छोटा सा, उनमें मैग्नेट जरूर पाया जाता है। अब एक मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो ये पूरा मैग्नेट होता है। अब अगर एक आपके पास एक दूसरा मैग्नेट है, तो अगर दोनों मैग्नेट्स के अपोजिट पोल को आमने सामने लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे नॉर्थ को मैं साउथ के सामने लेके आता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। लेकिन अगर मैं सेम पोल्स आमने सामने ले आता हूँ, जैसे नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। ये जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, उस फोर्स को बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स। अब दो फोर्सेस है मजीद आगे, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में, उनको हम आगे देख लेते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस में एक और फोर्स है जो फोर्थ वन पे है, उसका नाम है टेंशन की फोर्स। जैसे यहाँ पे मान लो एक सपोर्ट है और सपोर्ट के साथ एक धागा बंधा हुआ है या रस्सी बंधी हुई है, और उसके साथ हमने एक पत्थर बांध दिया, तो उस पत्थर का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस पत्थर के लटकने की वजह से इस रस्सी के अंदर एक तनाव पैदा होगा, एक तनाव की कुव्वत पैदा होगी, उसको बोला जाता है टेंशन की फोर्स या फोर्स ऑफ टेंशन। उसके बाद 5वें नंबर पे जो कांटेक्ट फोर्सेस में फोर्स आती है वो है इलास्टिक फोर्स। अब देखिए, जैसे ये स्प्रिंग है आपके पास, इस स्प्रिंग के साथ मैं नीचे एक मैश बांध देता हूँ तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है। अब जैसे ही मैं इस मैश को रिमूव करता हूँ तो ये स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है। अब जिस फोर्स की वजह से ये अपनी पोजीशन पे वापस गया है, उस फोर्स को बोला जाता है इलास्टिक फोर्स। अब अगर आगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात की जाए तो इसमें जो चौथी फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज है? अब आपको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर, एटम के सेंटर के अंदर एक डेंस पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और बाहर ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे ये पहला ऑर्बिट है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, इसी तरह दूसरे ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब न्यूक्लियॉन्स में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक और बात याद रखिएगा, जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बात समझ गए? अब देखिएगा जो मेन चीज समझाने वाली है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन मौजूद हैं तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है,
तो अगर बहुत सारे प्रोटॉन्स एक जगह पे रखे जाएंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन होगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इन प्रोटॉन को आपस में बाउंड रखने के लिए न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स मौजूद होती है जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखती है, जोड़ के रखती है ताकि वो बिखरे ना, जिससे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहे। और लास्ट वन है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, आसान लफ्जों में जरा समझिएगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, Z से जाहिर किया जाता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है तो वो कुदरती तौर पे रेडिएशन खारिज करते हैं, शुआएं खारिज करते हैं। 3 तरह की रेडिएशन खारिज करते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अब इसमें जो अल्फा रेडिएशन है या अल्फा पार्टिकल है, इसको न्यूक्लियस से निकालने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डिके।